हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल रश्मि फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 23। इससे पहले इस कहानी के 22 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सब ने पढ़ा था। नील भी जल्दी से आगे आया। उसने अवनी का हाथ पकड़ा तो अवनी बुखार से एकदम तप रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल था। उसे कुछ भी होश नहीं था। नील की आंखें तो हैरानी से फैल जाती हैं। उसने भी जल्दी से अवनी के गाल पर अपना हाथ लगाकर कहा कि टीचर जी आपको क्या हुआ है, आंखें खोलिए। लेकिन अवनी अब तो उसकी आंखें आधी खोली हुई थी और आधी बंद हुई थी। उसने नील की तरफ एक नज़र देखा और फिर उसकी आंखें एकदम से बंद हो जाती हैं। नील का दिल तो एकदम से घबरा जाता है। उसके एकदम से पसीने आने लगते हैं। इतना आप देख चुके थे, अब देखते हैं आगे। नील ने अगले ही पल अवनी को अपनी गोद में उठा लिया और फिर उसे तेज कदमों के साथ बाहर लेकर आ जाता है। तब तक मोहल्ला भी वहां पर इकट्ठा हो चुका था। उसने सबको आंखों में चुप रहने का इशारा किया और फिर सब ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और सब चुपचाप से खड़े रहते हैं। पूरा मोहल्ला जानता था कि नील प्रताप इंडस्ट्रीज के मालिक का बेटा है। नील जल्दी से अवनी को लेकर वो बाहर आता है, मगर नील तो अपनी बाइक पर आया था, इसीलिए वो अवनी को बाइक पर लेकर हॉस्पिटल तो नहीं जा सकता था, क्योंकि अवनी पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। नील इधर उधर देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो अवनी को हॉस्पिटल लेकर कैसे जाए। फिर उसने भी एक आदमी की तरफ देखा और कहा कि सर मेरी एक मदद कर देंगे क्या आप प्लीज़, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। वो आदमी बोलता है कि जी कहिए, बताइए क्या मदद चाहिए। नील ने कहा कि मेरी जेब से फ़ोन निकाल दीजिए प्लीज़, मुझे अभी के अभी हॉस्पिटल जाना है। उस आदमी ने भी नील की तरफ देखा और फिर नील ने दोनों ही हाथों से अवनी को उठाया और फिर वो आदमी बोलता है कि तुम्हारी बेबी है क्या। तो नील ने बस हाँ में अपनी सिर हिला दिया और उस आदमी ने भी नील की जेब में से उसका फ़ोन निकाला और फिर नील बोलता है कि इसमें मैनेजर का नंबर डायल कर दीजिए प्लीज़। उस आदमी ने भी अब मैनेजर का नंबर डायल किया और नील के कान पर फ़ोन लगा दिया। तो नील भी अब मैनेजर के फ़ोन उठाते ही बोलता है कि 1 मिनट के अंदर अवनी के मोहल्ले के बाहर गाड़ी आनी चाहिए, जल्दी से जल्दी गाड़ी लेकर आओ। फिर उसने भी उस आदमी को थैंक यू बोला और फिर उस आदमी ने भी नील का फ़ोन उसकी जेब में दोबारा से रख दिया। सही 1 मिनट के अंदर ही वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है और नील भी जल्दी से अवनी को लेकर उस गाड़ी में बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में अवनी हॉस्पिटल के कमरे में आ चुकी थी। उसे ग्लूकोज चढ़ रहा था। नील अवनी को ही देखे जा रहा था। उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसे खुद पर भी अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो आज जल्दी अवनी के पास आना चाहता था, लेकिन आज जो कुछ भी प्रताप इंडस्ट्रीज में हुआ था उसके चलते वो अवनी के पास नहीं आ पाया था, क्योंकि उसे पता था कि अवनी की तबीयत खराब है और वो कुछ भी नहीं कर पाया था। तभी एक डॉक्टर अवनी की रिपोर्ट चेक करने कमरे के अंदर आता है और नील ने डॉक्टर की तरफ देखा और कहा कि क्या हुआ है इसे। डॉक्टर बोलता है कि कुछ ज़्यादा खास नहीं, डेंगू हो गया है, शायद खाना पीना ठीक से नहीं खाया है इन्हें इसीलिए इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी भी आ गई है इन्हें, लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, ठीक हो जाएंगी आपकी बीवी। तो नील ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर अवनी के पास आकर बैठ जाता है। अवनी को अभी भी होश नहीं आया था। तो वहीं नील की आंखों में अब हल्का हल्का सा पानी आ चुका था। नील थोड़ा सा सेंसिटिव पहले से ही था, किसी का दर्द देख नहीं सकता था और खासकर उस इंसान का तो बिल्कुल भी नहीं जो उसके दिल में एकदम से रहता हो। तभी नील का फ़ोन वाइब्रेट होता है। नील ने अपना फ़ोन उठाकर देखा, उसमें चेक किया तो रुद्र का मैसेज आया था, कहाँ पर है तू। नील भी बोलता है कि अवनी के पास हूँ, तेरी भाभी के पास में ही हूँ, इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है तेरी भाभी। रुद्र का रिप्लाई आता है कि कुछ सीरियस है क्या। नील ने भी रिप्लाई किया कि नहीं यार, सीरियस ज़्यादा नहीं है, बस डेंगू हो गया है, फिक्र बिल्कुल भी मत करो, 1-2 दिन में छुट्टी हो जाएगी इसकी, तुम बस घर में सबको संभाल लेना, किसी को भी कुछ मत बताना। रुद्र ने भी हाँ में लिखकर भेज दिया और इधर दूसरी तरफ अकाउंटेंट रुद्र के कैबिन में आता है। उसका मुंह पूरी तरह से एकदम सूजा हुआ था। अकाउंटेंट को वहां पर देखकर रुद्र को एकदम से गुस्सा आ जाता है। बेशक से वो किट्टू से बिना बात इरिटेट होता था, लेकिन रुद्र के ऑफिस में कोई भी लड़की से किसी भी तरह से बदतमीजी करे, ये तो प्रताप खानदान के लिए एकदम से डूब मरने वाली बात है। इसीलिए रुद्र भी एकदम गुस्से से तलमला जाता है। तो अकाउंटेंट ने भी बड़ी ही मासूमियत के साथ कहा कि सर मेरा रिजाइन, मैं अब यहाँ पर जॉब नहीं कर सकता हूँ बिल्कुल भी। रुद्र कुछ नहीं बोलता है, बस अकाउंटेंट को तरफ ही घूर घूर कर देखता रहता है। अकाउंटेंट ने भी एक बार फिर से अपनी सफाई देते हुए कहा कि गलत बात है सर, बिल्कुल गलत बात है, उस लड़की ने तो आंसू क्या बहा दिए और आपके भाइयों ने तो मुझ पर ही हाथ उठा दिया। हाथ उठाकर साफ
साफ कर दिया है मेरा पूरा मुँह। मेरी भी तो कोई अपनी रेपुटेशन है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में 11 साल इस कंपनी को दिए हैं, बहुत मेहनत से काम किया है मैंने यहाँ पर। रुद्र बोलता है कि तो क्या इन 11 साल में तुम्हें सैलरी नहीं मिली थी, या फिर तुमने अपनी ज़िंदगी के 11 साल हमें फ्री में दे दिए हैं जो ऐसे बकबक बकबक कर रहे हो। अकाउंटेंट बोलता है कि देखिए सर, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, आप सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। मैंने उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया है, कोई भी बदतमीजी नहीं करी है मैंने। रुकिए, मैं ही आपको दिखा देता हूँ। इतना कहकर उसने भी अपना फ़ोन रुद्र की तरफ आगे बढ़ा दिया। इतना कहकर अकाउंटेंट ने भी अपनी जेब में से जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और फिर एक वीडियो प्ले करके रुद्र की तरफ बढ़ा दिया। उस वीडियो को देखकर कोई भी बता सकता था कि इस वीडियो में एडिटिंग की गई है, जिसमें अकाउंटेंट किट्टू के सामने हाथ जोड़ रहा था, आंसू बहा रहा था, और फिर किट्टू जब कैबिन से बाहर आती है तो अकाउंटेंट ने भी उसका दुपट्टा पकड़ लिया था। अकाउंटेंट अपनी सफाई देते हुए बोलता है कि देख लीजिए सर, देख लीजिए आप खुद ही, मैं बस उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, बाकी मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। मैं क्या कर सकता हूँ उस लड़की के साथ ताकि वो मुझे बदनाम करे, इसीलिए उसने जानबूझकर ये सब कुछ किया है, लेकिन उसका दुपट्टा मेरे हाथ में आ गया और फिर उसके बाद आप तो जानते ही हैं। तो रुद्र ने भी एक नज़र उस वीडियो को गौर से देखा और फिर एक नज़र अकाउंटेंट की तरफ घूर कर देखा और फिर अपने सामने एक बड़ी सी स्क्रीन पर नज़र घुमाते हुए कहा कि वो देखो, एक वीडियो वहाँ पर भी चल रही है, जरा उस पर भी अपनी नज़र डाल लो। तो अकाउंटेंट ने भी अब अपनी मुंडी हल्का सा पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर वो वीडियो चल रही थी। अकाउंटेंट की आंखें तो हैरानी से फैल जाती हैं। वो वीडियो असली वीडियो थी, जिसमें किट्टू बार बार अकाउंटेंट को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी और बार बार अकाउंटेंट जो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, उसका मुंह बार बार पकड़कर हिला रहा था। अब अकाउंटेंट की हालत तो बहुत ही बुरी तरह से खराब हो गई थी। उसने भी अपना सलाइवा गटक लिया और अपनी नजरें नीचे झुका ली। रुद्र बोलता है कि मेरे भाइयों ने तुम्हें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मार लिया है, अब मैं मारूंगा तो मर जाओगे तुम, इसीलिए चुपचाप से निकलो यहाँ से और इस कंपनी के आसपास भी मत दिख जाना कभी भी, नहीं तो उठाकर दफन कर दूंगा तुम्हें। अकाउंटेंट भी चुपचाप से वहाँ से जाने लगा तो रुद्र ने भी अपनी कड़कती हुई आवाज़ में कहा कि एक और बात, रुद्राक्ष प्रताप सिंह बेवकूफ़ नहीं है कि तुम जैसे आएंगे और उसे बेवकूफ़ बनाकर चले जाएंगे। अगली बार अगर गलती से भी किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी की ना और गलती से मेरे हाथ लग गए ना, तो फिर तो तुम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते हो। तुम जानते नहीं हो कि जितना कि मेरे दोनों ही भाइयों ने तुम्हें शायद नहीं मारा है, उससे कहीं ज़्यादा मैं अकेले तुम्हें पीट देता, समझा तुम। बहुत ही जल्द आप निकलो यहाँ से। और वो अकाउंटेंट भी अब चुपचाप से वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही रुद्र ने भी अपनी नज़र किट्टू के कैबिन की तरफ घुमाकर देखा, जहाँ पर उसे किट्टू का आधा अधूरा चेहरा दिखाई दे रहा था। फिर वो किट्टू की तरफ देखकर रुद्र अपने मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोलता है कि अच्छी खासी तो लड़की है ये, मगर फिर भी इससे इतना चिढ़ता क्यों हूँ मैं, क्यों इतनी ज़्यादा चिढ़न होती है मुझे इस लड़की को देखकर, मुझे ये लड़की पसंद क्यों नहीं है। कहीं नील की बात सच तो नहीं हो जाएगी यार। नहीं नहीं, नील की बात सच नहीं होगी, बिल्कुल भी सच नहीं होगी, मैं इसके करीब कभी भी नहीं जाऊँगा। इतना कहकर वो फिर से अपने काम में लग जाता है और अपने लैपटॉप पर अपनी नज़रें गड़ा देता है। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीत गया था और संध्या भी ऑफिस से चली गई थी। संजय उसे खुद पोस्तेनी हवेली छोड़ने के लिए गया था। रुद्र ने भी टाइम देखा तो रात के अब 8 बजे का समय हो रहा था। रुद्र खड़ा होता है और कैबिन से बाहर आया। उसके कानों में अपने दोनों ही भाइयों के हंसने की आवाज़ आ रही थी। उसने किट्टू का कैबिन हल्का सा खोल कर देखा तो किट्टू काम कर रही थी, बाकी उसके दोनों ही भाई आराम से बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। रुद्र ने भी अपनी कड़कती हुई आवाज़ में बोला कि आज घर नहीं जाना है क्या तुम दोनों को। दोनों ही भाई जल्दी से उठते हैं और बोलते हैं कि हाँ हाँ भैया जाना है, क्यों नहीं जाना है। फिर उन दोनों ने ही अब किट्टू की तरफ देखा तो निहाल ने बोला बाय किट्टू, अब मैं जा रहा हूँ। तो किट्टू ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर शुभ ने भी किट्टू को बाय बोला और दोनों ही बाहर आ जाते हैं। दोनों ही भाई के बाहर जाने के बाद रुद्र किट्टू से बोलता है कि तुम भी घर चली जाओ, वरना तुम्हारा भाई मेरे ऊपर चिल्लाएगा, तुम्हारा वो भाई मुझे ना बिल्कुल खा जाएगा कच्चा चबाकर। किट्टू भी अब चुपचाप से अपनी चेयर से खड़ी होती है और अपना बैग समेटने लगती है। तो रुद्र वहाँ से चला गया था और थोड़ी ही देर के बाद किट्टू भी ऑफिस से बाहर आ जाती है। निहाल और शुभ दोनों ही गाड़ी के पास खड़े हुए थे क्योंकि रुद्र अभी किसी पर फोन से बातें कर रहा था। रुद्र की बात खत्म होने के बाद ही वो तीनों ही भाई घर जाते। वैसे भी दोनों ही भाइयों को दादाजी से मिलने का बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। वो दोनों ही भाई आपस में हंसी मजाक कर रहे थे और घर जाने की तैयारी कर रहे थे।
निहाल ने भी किट्टू को वहां पर आते हुए देखा तो कहा कि किट्टू चलो तुम्हें घर छोड़ देते हैं हम दोनों। तो कहाँ पर है तुम्हारा घर, बताओ हमें। किट्टू ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, मैं खुद से चली जाऊंगी, आप रहने दीजिए। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ी ही दूर पर है हमारा घर। इतना कहकर किट्टू धीरे धीरे से आगे बढ़ जाती है तो निहाल और शुभ दोनों ही उसे जाता हुआ देख रहे थे, मगर उन दोनों ही ने उसे रोका नहीं। थोड़ी ही देर के बाद रुद्र आकर गाड़ी में बैठ गया और फिर निहाल ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और शुभ उसके बराबर में आकर बैठ जाता है। निहाल ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद निहाल ने किट्टू को बस स्टैंड पर खड़े हुए देखा। शायद उसकी बस अभी तक आई नहीं थी तो निहाल ने भी एकदम से गाड़ी रोक दी और फिर पीछे पलटकर रुद्र की तरफ देखा और बोला कि भैया किट्टू को लिफ्ट दे दूं क्या, देखिए ना कितनी देर से यहाँ पर खड़ी है। तो रुद्र का मन करता था कि वो अभी अपने सिर को दीवार से जोर से मार ले या फिर वो अकेला ही ऑफिस आया करे और अकेला ही यहाँ से जाया करे। रुद्र भी बोलता है कि क्यों क्यों तुझे उसे घर छोड़ना है, थोड़ी ही देर में उसकी बस आ जाएगी और वो खुद से चली जाएगी। हर आधे घंटे में तो यहाँ पर सर्विस है बस की ना, टेंशन बिल्कुल भी मत लो तुम, वो खुद चली जाएगी। थोड़ी ही देर में एक बस आती है और फिर किट्टू उस बस के आसपास जितने भी लोग खड़े हुए थे वो एकदम से चढ़कर चले जाते हैं, लेकिन किट्टू वहीं पर खड़ी रहती है। निहाल बोलता है कि भैया लगता है कि उसकी बस की सर्विस आधे घंटे के बाद नहीं आती है, छोड़ देते हैं ना, कितना ज़्यादा परेशान लग रही। और वैसे भी नील भैया तो छोड़ते ही थे ना। तो रुद्र ने भी अपने दांत पीसते हुए कहा कि तुम्हारे नील भैया ने ही उसे अपने सिर पर चढ़ाकर रखा हुआ है और बची कुची कमी जो रह गई है ना वो तुम दोनों ही भाई जाकर पूरा कर दो, बैठा लो अपने सिर पर। तो शुभ ने भी अब निहाल के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहा कि यार तू चल ना भाई, प्लीज, भाई गुस्सा हो रहे हैं, चल अब चल निकल यहाँ से। निहाल फिर से पलटकर रुद्र को समझाते हुए बोलता है कि अरे भाई अकेली लड़की है, जिम्मेदारी होती है ना, प्लीज प्लीज। मैं ना ऐसे टीवी में बहुत बार देखा है, माँ ने भी ये समझाया था मुझे, लेकिन आप कहते हो तो फिर चल देते हैं। रुद्र ने भी अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल कर लिया और बोला कि जा जा बुला ले उसे और बैठा ले अपनी कार में। तो निहाल ने भी अब रुद्र की तरफ देखा और हल्का सा मुंह बनाते हुए कहा कि गुस्सा क्यों कर रहे हो आप भाई, नहीं बुलाऊंगा, अरे हमारी छोटी बहन जैसी ही तो है ना, कौन सा इतना ज्यादा परेशान करती है हमें, इसीलिए पूछ लिया आपसे। रुद्र भी अपने कंधे उचकाकर हैरानी से बोलता है कि अरे हमारी छोटी बहन जैसी है मतलब। शुभ ने भी हंसकर कहा कि अच्छा ठीक है, आपकी छोटी बहन जैसी नहीं है, हम दोनों की छोटी बहन जैसी है, अब तो ठीक है ना। इतना कहकर शुभ भी अब गाड़ी से नीचे उतरा और फिर सीधा किट्टू के पास गया। तो वहीं रुद्र भी गाड़ी के बैक सीट पर बैठा हुआ मन ही मन खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है कि यार एक ने तो बच्चा बना लिया है और दो ने बहन जैसी बना लिया है, और अब ऐसा ना हो कि माँ भी बहू बना ले इसे। थोड़ी ही देर में शुभ भी अब बैक सीट के दरवाजे को खोलता है और फिर किट्टू को बैठने का इशारा करता है। किट्टू ने भी अब जैसे ही रुद्र को बैठे देखा उसकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। रुद्र उसे ही गुस्से से घूर रहा था। तो शुभ ने भी अब किट्टू से कहा कि बैठो ना भाई, भाई कुछ भी नहीं कहेंगे आपसे, बैठ जाओ तुम अंदर। किट्टू की आंखों में तो डर के मारे हल्का सा पानी आ गया था। वो जब जब रुद्र को देखती थी उसे वही सीन एकदम से याद आता था जब रुद्र पठान को घसीटता हुआ कॉरिडोर से लेकर जा रहा था और उसकी बहुत ज्यादा पिटाई कर रहा था। रुद्र ने किट्टू की तरफ देखा और दांत पीसते हुए धीरे से कहा कि बैठो, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें मैं। तो किट्टू भी अब चुपचाप से हिम्मत करते हुए गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाती है, लेकिन रुद्र और किट्टू के बीच में इतनी दूरी थी कि दो आदमी आराम से बैठ सकते थे। किट्टू एकदम से खिड़की से जाकर चिपक कर बैठ जाती है और मन ही मन भगवान का नाम ले रही थी कि ताकि वो जल्दी से जल्दी बस अपने घर पहुंच जाए। तो वहीं निहाल भी आराम से गाड़ी चला रहा था और तभी उसे एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। निहाल बोलता है कि शुभ आइसक्रीम खाएगा क्या। तो शुभ ने भी अपने मुंडी हाँ में हिलाते हुए बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ कहा कि हाँ हाँ खा लूंगा लेकिन पैसे तू देगा। निहाल ने भी पीछे पलटकर रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र बोलता है कि आइसक्रीम कल खाना, अभी के लिए जल्दी से इस लड़की को इसके घर छोड़ो, फिर हमें भी घर चलना है, घर चलते हैं। शुभ ने भी थोड़ा सा मुंह बनाकर रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र भी अपने दोनों ही भाइयों से बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा था और पहले ही उसे किट्टू बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, ऊपर से उसके दोनों ही भाइयों का ऐसा बिहेवियर उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। रुद्र ने कहा कि ठीक है रोक लो गाड़ी, मैं पैसे दे दूंगा, भिखारी कहीं के दोनों खा लो जाकर आइसक्रीम। निहाल ने भी मुस्कुराकर गाड़ी साइड में लगाई और फिर शुभ भी फिर से गाड़ी से उतरा और 4 आइसक्रीम लेकर वापस आता है। फिर उसने रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र ने भी पैसे निकालकर शुभ के हाथ में रख दिया और फिर शुभ भी वापस से आइसक्रीम वाले के पास गया और पैसे देकर वापस आ गया। उसने एक आइसक्रीम किट्टू की तरफ बढ़ाई तो किट्टू ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो रुद्र बोलता है
है कि खा लो वरना मेरे दोनों ही भाइयों के गले से आइसक्रीम नहीं उतरेगी। तो किट्टू ने भी अब जल्दी से आइसक्रीम पकड़ ली और फिर रुद्र उसे आइसक्रीम तो एकदम से खानी ही नहीं थी, ना ही उसे आइसक्रीम ज़्यादा पसंद थी, लेकिन बहुत दिनों के बाद उसने भी अपने भाइयों के साथ आइसक्रीम खाने का मौका मिल रहा था, इसीलिए वो भी ज़्यादा मुंह ना बनाते हुए उस मोमेंट को ज़्यादा खराब ना करना चाहता था, इसीलिए उसने भी शुभ के हाथ से आइसक्रीम ले ली थी। लेकिन तभी निहाल ने भी अपनी सीट बेल्ट खोली और फिर गाड़ी से उतर कर बोलता है कि यार बाहर खड़े होकर खाते हैं ना, बहुत मज़ा आएगा। ये क्या चोरों की तरह गाड़ी में दुबक कर आइसक्रीम खा रहे हैं। निहाल और शुभ भी एकदम से बाहर आ जाते हैं। तो वही रुद्र भी अपनी आइसक्रीम लेकर गाड़ी में ही बैठा हुआ था। उसने भी अब किट्टू की तरफ देखा और कहा कि जाओ तुम भी बाहर जाओ, आराम से बैठकर खाओ जाकर। किट्टू भी चुपचाप से गाड़ी से उतरकर बाहर चली जाती है और फिर शुभ और निहाल के पास आकर खड़ी हो जाती है। रुद्र भी गाड़ी में ही बैठा हुआ था और तीनों को आइसक्रीम खाते हुए देख रहा था। वो तीनों भी गाड़ी के पास ही खड़े होकर तीनों ही आपस में बातें करने लगते हैं और आइसक्रीम को एंजॉय करने लगते हैं। तीनों ही बस हंसी मजाक करते हुए आइसक्रीम खाने लगते हैं। तो शुभ बोलता है कि किट्टू तुम्हारे पैर में चोट लगी है क्या, मतलब तुम थोड़ा धीरे धीरे क्यों चलती हो। तो किट्टू की आंखों में हल्का सा पानी आ जाता है। उसने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और बोलती है कि हाँ चोट लगी है। तो निहाल ने कहा कि चोट है तो फिर डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती हो तुम्हें तो और जल्दी दिखाना चाहिए ना। तो किट्टू ने हैरानी से निहाल की तरफ देखा और फिर बोलती है कि बचपन में लगी थी मुझे। तो शुभ ने भी पूछा कि कैसे लगी थी। तो किट्टू की आंखों का पानी एकदम से बढ़ता जा रहा था। वो जैसे तैसे अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रही थी और फिर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके धीरे से बोलती है कि वो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, तभी से एक पैर में चोट आ गई है मेरे, ठीक से चल नहीं पाती हूँ, मैं लंगड़ाती हूँ, इसीलिए लोग शायद मुझे लंगड़ी लंगड़ी भी कहते हैं। लेकिन जब पापा आएंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे पापा मेरा इलाज जरूर करवा देंगे, मेरी मम्मी भी ठीक हो जाएंगी, मेरी भी एक हैप्पी फैमिली होगी, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश रहूँगी। ये कहते कहते किट्टू जैसे तैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी कि फिर भी उसकी आंखों में हल्का हल्का सा पानी बह जाता है। तो निहाल और शुभ ने भी नोटिस नहीं किया कि किट्टू की आंखों में भी आंसू आ गए हैं, लेकिन रुद्र गाड़ी में बैठा हुआ किट्टू को ही देख रहा था। उसने भी किट्टू के दर्द को नोटिस कर लिया था और फिर उसके आंसुओं को भी देख लिया था, लेकिन अगले ही पल वो भी फिर से अपनी आइसक्रीम को खाने में बिजी हो जाता है। थोड़ी ही देर के बाद निहाल बोलता है कि चलो तुम्हें घर छोड़ देते हैं, नहीं तो भाई अभी फिर से चिल्लाने लगेंगे। तो किट्टू ने भी अपने हाथ में पकड़ा हुआ रैपर डस्टबिन में फेंक दिया और फिर आकर फिर से गाड़ी में बैठ जाती है कि तभी रुद्र ने भी उसे अपने हाथ में पकड़ा हुआ रैपर पकड़ाते हुए कहा कि लो इसे भी फेंक कर आओ बाहर। तो किट्टू ने भी अब रुद्र के हाथ से रैपर लिया और फिर वापस से गाड़ी से उतरकर रैपर फेंकने के लिए डस्टबिन में चली जाती है। शुभ बोलता है कि अरे भाई आप मुझे भी कह सकते थे, मैं भी जाकर फेंक सकता था। तो रुद्र ने कहा कि यार वो क्या कांच की बनी है जो बाहर नहीं जाएगी, या फिर बाहर जाएगी तो टूट जाएगी क्या, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, तू ना ज्यादा मुंह ना चलाया कर अपना। तभी रुद्र भी अब चुपचाप बैठ गया और किट्टू भी आकर गाड़ी में बैठ गई और फिर निहाल ने फिर से गाड़ी स्टार्ट कर दी और थोड़ी ही देर के बाद निहाल ने गाड़ी उस अपार्टमेंट के बाहर आकर रोकी जहाँ पर किट्टू रहती थी। किट्टू गाड़ी से उतरती है और सीधा अपने अपार्टमेंट के अंदर चली जाती है। निहाल ने भी अब यू टर्न लिया और थोड़ी ही देर में वो तीनों ही प्रताप हाउस के अंदर आ चुके थे। शुभ जोर जोर से चिल्लाता हुआ बोलता है कि संजय के पिताजी कहाँ पर हैं आप, जल्दी से आइए, आपके दो नालायक पोते आ गए हैं। और तभी दादाजी भी एक कमरे से निकलकर बाहर आते हैं। शुभ भागता हुआ गया और दादाजी के गले लग गया। तो वहीं निहाल भी अब गाड़ी की चाबी टेबल पर रखता है और फिर उसके बाजुओं को फोल्ड करता हुआ दादाजी के पास गया और फिर उसने भी दादाजी को प्यार से अपने गले लगा लिया। दादाजी ने भी जब उन दोनों पोतों को देखा तो उनकी आंखों में भी एकदम खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उन्होंने भी अपने दोनों पोतों को बहुत ज़्यादा प्यार किया था। वो उन्हें दोनों को बहुत ज़्यादा मिस भी करते थे। वहीं रुद्र भी किचन का रुख कर लेता है। आज रुद्र को खाना ज़्यादा बनाना था, इसीलिए वो सीधा किचन में ही जाता है। तब तक दादाजी भी अपने दोनों पोतों के साथ डाइनिंग टेबल पर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। रुद्र खाना तो बना रहा था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों के सामने बार बार किट्टू का चेहरा आ रहा था। उसके बार बार आंसू दिखाई दे रहे थे, उसके दर्द का एहसास हो रहा था। किट्टू का दर्द रुद्र को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, बहुत ज्यादा बेचैन कर रहा था। रुद्र ने भी अपने इमोशंस को स्ट्रिक्टली हैंडल करा और फिर से खाना बनाने लगता है। थोड़ी ही देर में वो चारों डाइनिंग टेबल पर आराम से बैठ कर खाना खा रहे थे और तभी दादाजी ने कहा कि तुम्हारा राम कहाँ रह गया है, अभी तक आया नहीं। तो रुद्र भी झट से बोलता है कि राम किसी काम
काम से अपने फ्रेंड के घर पर गया हुआ है दादाजी, आ जाएगा 1-2 दिन में, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मेरी बात हुई थी उससे। दादाजी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर डिनर करने लगते हैं। तो वहीं नील भी अवनी के पास ही बैठा हुआ था। थोड़ी ही देर में अवनी ने भी धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोली और फिर अपने सामने नील को देखा तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाती है। अवनी ने भी इधर उधर अपनी नजरें घुमा कर देखा तो एकदम से उसे समझ में आ गया कि इस वक्त वो हॉस्पिटल के अंदर है। तभी अवनी धीरे धीरे से उठकर बैठने लगती है तो नील ने भी उसे थोड़ा सा सहारा देकर बैठा दिया था। अवनी ने धीरे से नील की तरफ देखा और कहा कि मैं यहाँ पर कैसे पहुंची, कौन लेकर आया है मुझे यहाँ पर। नील बोलता है कि टीचर जी मैं लेकर आया हूँ आपको, मैं घर आया था तो आप बुखार में तप रही थी, इसीलिए मैं यहाँ पर लेकर आ गया आपको हॉस्पिटल में। अवनी ने भी उस हॉस्पिटल का कमरा देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। अवनी ने कहा कि तो फिर ये प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर क्यों आए हो तुम मुझे, जानते भी हो ना तुम यहाँ पर कितना ज़्यादा चार्ज लेते हैं लोग, कितना ज़्यादा पैसा लगेगा यहाँ पर ठीक होने में मुझे। नील बोलता है कि आप इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, ये हमारा हॉस्पिटल है। अवनी ने हैरानी से नील की तरफ देखा तो नील बोलता है कि अरे वो मेरे कहने का मतलब है कि हम मजदूरों का हॉस्पिटल है, यहाँ पर सारे मजदूर ही आते हैं जिनका खर्च प्रताप इंडस्ट्रीज का मालिक उठाता है। अवनी बोलती है कि वो सब तो ठीक है लेकिन मैं तो उनकी कंपनी में काम नहीं करती हूँ ना, तो फिर वो मेरा खर्चा थोड़ी ना उठाएंगे, वो मुझे नहीं पैसे देंगे। नील ने भी अपने हाथ जोड़ लिए और बोलता है कि अरे टीचर जी प्लीज़ प्लीज़ आप शांत हो जाइए, आप इतना ज़्यादा क्यों सोच रही हैं, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, इतनी भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा खाने पीने की ज़रूरत है। आपको पता है कि आपको डेंगू हुआ है, बुखार से तप रही थी आप। अवनी बोलती है कि मुझे खुद नहीं पता कि कैसे हो गया मुझे डेंगू, शरीर थका थका सा लग रहा था मेरा, फिर सिर एकदम से भारी होने लगा और फिर जाकर मैं अपने कमरे में लेट गई, उसके बाद मेरी आंखें यहीं पर खुली हैं, फिर तो मुझे कुछ भी नहीं पता है कि क्या हुआ। तो नील बोलता है कि अच्छा अब आप कैसा फील कर रही हैं। तो अवनी ने भी हाँ में अपनी सिर हिला दिया। अवनी बोलती है कि बहुत ज़्यादा रात हो गई है, कितने बजे हैं। तो नील ने भी टाइम देखा और कहा कि 11:30 बजे का समय हो रहा है। अवनी एकदम से बोलती है कि अरे तुम घर नहीं गए। तो नील ने कहा कि आपको इस हालत में छोड़कर कैसे चला जाता टीचर जी, मैंने कहा ना कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आप आराम कीजिए, बस आप अपना ध्यान रखिए। इतना कहकर उसने अवनी को फिर से धीरे धीरे से बेड पर लिटा दिया और फिर अवनी कुछ देर तक तो नील को ऐसे ही निहारती रहती है। उसके लिए उसे अजीब सी फीलिंग्स हो रही थी। नील भी अवनी को ही देखे जा रहा था और फिर नील मन ही मन बोलता है कि कहीं टीचर जी को मुझसे प्यार तो नहीं हो गया, कहीं सच में ये मुझे पसंद तो नहीं करने लगी, कहीं अब ये मुझे कल ही प्रपोज तो नहीं कर देंगी यार, हाय कहीं ये बारात लेकर मेरे घर पर तो नहीं आ जाएंगी। इतना कहकर नील खुद में ही शर्मा रहा था और मन ही मन अपने लड्डू फोड़ रहा था। तो वहीं अवनी के चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी, उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और फिर वैसे ही नील ने भी अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रख लिया था और फिर पूरी तरह से शर्माने की एक्टिंग करते हुए बोलता है कि हाय हाय काश अवनी मेरी मांग भर दे। नील भी अपने आप में ही मुस्कुरा रहा था और सपने में एकदम से खोया हुआ था और अवनी भी आराम से सो चुकी थी। नील भी वहीं पर बैठे बैठे सोफे पर लेट गया था और थोड़ी ही देर में उसकी भी आंख लग जाती है और वो भी वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह नील के कानों में कुछ चर चर की आवाज़ आती है तो उसने भी अपनी आंखें हल्की सी खोलकर देखा तो उसने देखा तो अवनी अभी बेड से उठने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अवनी को डेंगू हुआ था, इसीलिए उसके शरीर में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी भी आ गई थी, इसीलिए वो बिना सहारे के उठ भी नहीं सकती थी। उसे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खाने पीने और ताकत की ज़रूरत थी। तो नील भी अब जल्दी से आगे आया और उसने भी अवनी को सहारा देते हुए कहा कि क्या हुआ है टीचर जी, आप उठ क्यों रही हो, आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बोल सकती हैं। तो अवनी बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो नील ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर अगले ही पल अवनी को अपनी गोद में उठा लिया और अवनी की आंखें तो हैरानी से फैल गई थी। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलती है कि ये क्या बदतमीजी है, ये क्या कर रहे हो तुम। तो नील भी बोलता है कि अरे टीचर जी आप गलत समझ रही हैं मुझे, वॉशरूम ना यहाँ से थोड़ा सा दूर है, इसीलिए मैं आपको जल्दी जल्दी लेकर जाऊँगा, आपको जोर से आई है ना इसीलिए। अवनी अब कुछ भी नहीं बोलती है, चुपचाप से नील को घूरने लगती है। उसे कहाँ पता था कि ये मासूम सा दिखने वाला नील उसका मामा बना रहा है, उसे पूरी तरह से पागल बना रहा है और वो भी एकदम से शांत हो जाती है। लेकिन नील का अचानक से उसे ऐसे गोद में उठाना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, कहीं ना कहीं उसे नील पर गुस्सा आ रहा था। नील उसे सीधा वॉशरूम की तरफ लेकर गया और खड़ी करते हुए बोलता है कि टीचर जी मैं बाहर ही खड़ा हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आवाज़ लगा देना मुझे। अवनी ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर नील भी बाहर आ जाता है।
बाहर आते ही नील खुद में ही डांस करने लगता है और गाना गाने लगता है। उसे तो वैसे भी अवनी को छूने का बहाना चाहिए था, वो तो बस कुछ भी करके उसके नज़दीक जाना चाहता था। वो एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देने वाला था। थोड़ी ही देर में अवनी भी सहारा लेते हुए बाहर आ जाती है और फिर नील फिर से अवनी को अपनी गोद में उठाने ही वाला था कि तभी अवनी ने उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा कि बस बस करो, मैं खुद चल सकती हूँ, मैं चली जाऊँगी, बीमार हूँ, हाथ पैर नहीं टूटे हैं मेरे, मैं अपने आप धीरे धीरे चली जाऊँगी, समझे तुम। यह सुनते ही नील भी थोड़ा सा नाराज़गी भरे टोन में बोलता है कि अरे ये कैसी बातें करती हो आप टीचर जी, भगवान करे मेरी उम्र भी आपको ही लग जाए, आपके हाथ पैर क्यों टूटने लगे भला। ये सुनकर तो अवनी ने भी हैरानी से नील के चेहरे की तरफ अपनी नज़र उठाकर तो देखा तो इस वक्त नील भी बहुत ही ज़्यादा मासूम सी शक्ल बनाकर अवनी को ही देख रहा था। अवनी भी अपने मन ही मन बोलती है कि यार यार सच में इतना ज़्यादा मासूम है ये, या फिर मेरे सामने नाटक करता है मासूम बनने का। नहीं नहीं, सच में ये मासूम है, सच में ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, अपनी फैमिली को छोड़कर पूरी रात मेरे साथ यहाँ पर रहा है। थोड़ी ही देर के बाद अवनी भी धीरे धीरे आकर बेड पर बैठ जाती है, उसकी आंखों में हल्का हल्का सा पानी आ गया था। नील बोलता है कि अरे क्या हुआ है टीचर जी, आप रो क्यों रही हो, क्यों रो रही हो, आपको किसी की याद आ रही है क्या। अवनी बोलती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, घर जाना है मुझे। तुम पूछो ना डॉक्टर से कि हम घर कब तक जाएंगे, कब तक मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी। नील बोलता है कि हाँ हाँ पूछता हूँ, लेकिन आप रोना बंद कर दीजिए प्लीज। इतना कहकर नील जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगा वैसे ही एक नर्स नील के सामने आ जाती है और वो उससे टकराते टकराते बचता है। तो नर्स नील की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोलती है कि देखकर नहीं चल सकते हो क्या। तो नील ने भी थोड़ा मासूमियत से अपने दोनों कानों पर हाथ रखा और बोला कि सॉरी सिस्टर, गलती हो गई मेरी, मैं ना देख नहीं पाया, वो एक्चुअली मुझे डॉक्टर के पास जाना था ना, इसीलिए जल्दी जल्दी जा रहा था। नील ने उस नर्स की तरफ देखा और सिस्टर बोला तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सिस्टर अंदर ही अंदर एकदम से कुड़ जाती है और वो अवनी की रिपोर्ट देखने लगती है और फिर बोलती है कि अभी तो इन्हें एक और ग्लूकोज की बोतल चढ़ेगी। ये सुनकर तो अवनी ने भी थोड़ा सा मुंह बना लिया और फिर नील की तरफ देखा। तो नील ने कहा कि मैं फिर भी एक बार डॉक्टर से मिल लेता हूँ। तो सिस्टर बोलती है कि डॉक्टर भी यही कहेंगे, जाओ जाकर मिल लो आप डॉक्टर से। इतना कहकर सिस्टर वहाँ से चली जाती है और फिर उसके जाते ही अवनी बोलती है कि मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ पर अब एक मिनट भी नहीं रुकना है। तो नील ने भी अब हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और बोलता है कि ठीक है, अभी जाकर बात करके आता हूँ। वहाँ से वो चला गया और फिर सीधा रॉकेट की तरह लैंड करता हुआ एक कमरे में जाता है। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक 25 साल की खूबसूरत सी एक लड़की बैठी हुई थी। उसकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ था, बाल भी खुले हुए थे, जीन्स कुर्ती पहन रखी थी, उसने ऊपर से अपने डॉक्टर वाला कोट पहना हुआ था और एक रिपोर्ट को देख रही थी। तो नील भी अब एकदम स्टाइल मारते हुए आगे आया और फिर चेयर पर बैठता हुआ बोलता है कि ए जिया, मेरी अवनी को छुट्टी कब मिलेगी, बहुत ज़्यादा परेशान है मेरी अवनी। तो जिया ने भी अब रिपोर्ट देखी और फिर नील की तरफ देखकर बोलती है कि डॉक्टर से बात करने की तमीज़ नहीं है क्या तुम्हें, डॉक्टर जिया बोलो, समझे तुम, डॉक्टर जिया नाम है मेरा। नील भी थोड़ा सा एटीट्यूड मारते हुए बोलता है कि हाँ हाँ चल डॉक्टर जिया, बताना प्लीज़ अवनी को छुट्टी कब मिलेगी, कब ठीक हो जाएगी मेरी अवनी। ये देखना यार प्लीज़, रोने वाली शक्ल बना ली है उसने, मैं उसे रोता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ, मेरी अवनी ना बहुत ही ज़्यादा मासूम है। तो जिया बोलती है कि यार एक ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देने दो, फिर उसके बाद छुट्टी मिल जाएगी तुम्हारी अवनी को। नील बोलता है कि पक्का मिल जाएगी ना। तो जिया बोलती है कि हाँ हाँ पक्का मिल जाएगी। तो नील भी उठता है और जिया की तरफ देखकर एक फ्लाइंग किस करते हुए बोलता है कि आई लव यू डॉक्टर हसीना। तो जिया बोलती है कि ये ना अपना आई लव यू अपनी जेब में रख दो और निकल यहाँ से, समझा। तो नील भी अब वापस जाने लगा, लेकिन फिर वो पलट कर जिया की तरफ देखता है और बोलता है कि ये डॉक्टर हसीना, अवनी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, समझ गई ना तुम। तो जिया भी खड़ी हो गई और अपने हाथ बांध कर बोलती है कि अच्छा, और कब तक पता नहीं चलेगा उसे, कब तक तू ऐसे रोमांस करता रहेगा उसके साथ और उसे खबर नहीं लगने देगा। नील भी अगर तू ना उसे प्यार करता है तो फिर तू ना सब कुछ सच सच जाकर बता दे उसे, कहीं ऐसा ना हो कि सच में सच सुनने के बाद वो तुझे छोड़कर चली जाए और कभी भी तेरे पास भी ना आए। तो नील बोलता है कि यार डॉक्टर हसीना, शुभ शुभ बोलना, कैसी बात कर रही है तू, कैसी बातें करती हो यार तुम, वो मुझे छोड़कर चली जाएगी, ये सोच कर भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये देखो देखो कैसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, नहीं जाएगी, बस एक बार मैं उसे प्रपोज कर दूँ, वो मेरा प्यार एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद मैं उसे अपने बारे में सारी चीज़ें बता दूंगा। जिया बोलती है कि और इस बारे में किस किस को पता है तुम्हारे इन प्रपोजलों के बारे में। तो नील ने कहा कि बस एक तुझे पता है और एक मेरे भाई रुद्र को, बाकी तो किसी को भी नहीं पता है और अभी मैं किसी को कुछ बताने वाला भी नहीं हूँ। एक बार अवनी मेरा प्यार एक्सेप्ट कर ले
उसके बाद अवनी को सबसे मिलवा दूंगा और सबके बारे में सब चीज़ भी बता दूंगा। जिया ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर नील वहाँ से चला गया। लेकिन जाते जाते बोला कि यार जय तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। तो जिया के चेहरे पर भी मीठी सी मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन अगले ही पल वो थोड़ा सा गुस्से में बोलती है कि तुम फिर मैं क्या करूं, क्यों पूछ रहा था वो मुझे। तो नील ने भी पलट कर कहा कि कुछ नहीं, बस बता रहा था। इतना कहकर नील वहां से चला गया। तो वहीं जिया जो एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ फिर से काम करने लगती है। तो नील अभी सीधा अवनी के पास आया। तब तक तो अवनी को एक ग्लूकोज चढ़ रहा था। अवनी भी थोड़ा सा मुंह फुलाकर गुस्से से बैठी हुई थी। तो नील भी अवनी की तरफ देखता है और बोलता है कि बस ये बोतल खत्म हो जाएगी फिर हम दोनों ही घर चलेंगे। अवनी ने भी हाँ में अपनी सिर हिला दिया। तो वहीं दूसरी तरफ संजय और संध्या भी पुश्तैनी हवेली में अपने कमरे में आ चुके थे। संजय भी नाश्ता कर रहा था और संध्या जो संजय के पास में ही बैठी हुई थी। संध्या ने भी बड़े ही प्यार से संजय से पूछा कि कैसा बना है। संजय भी खाना खाते हुए बोलता है कि तुम तो पहले से ही बहुत अच्छा खाना बनाती हो ना। तो संध्या भी अब थोड़ा सा मुंह बनाकर संजय की तरफ देखती है और बोलती है कि ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, बताइए ना कि कैसा बना है। संजय भी बहुत ही प्यार से बोलता है कि अरे बहुत अच्छा बना है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाए थे और बहुत ज़्यादा मिस भी करता था तुम्हारे खाने को। मैं आज ना पेट भर के खाना खाऊंगा। संध्या की आंखों में भी अब हल्का हल्का सा पानी आ जाता है। वो बोलती है कि तो फिर अपने साथ लेकर चलिए ना मुझे। लेकर क्यों नहीं जाते हैं मुझे यहाँ से आप। संजय ने भी अब अपने हाथ में जो खाना खा रहे थे वो एकदम से रोक लेता है और संजय कुछ बोलता उससे पहले ही संध्या बोलती है कि अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी आपसे, आप खाना खाइए ना प्लीज़। संजय ने भी संध्या की तरफ देखा और बोला कि मैं जानता हूँ कि तुम मजाक नहीं कर रही हो, बल्कि अपने दिल की बात मुझसे बोल रही हो। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मुझसे ये पूछना भी चाहती हो कि मैं तुम्हें आज तक वहाँ पर लेकर क्यों नहीं गया हूँ। आखिरकार कौन सी इतनी बड़ी बात है जो मैं तुम्हें यहाँ से नहीं लेकर जा रहा हूँ। तुम ये भी जानती हो ना कि उस दिन जो लड़ाई हुई थी वो मैंने जानबूझकर की थी तुमसे और उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन संध्या मेरे पास तुम्हारे सवालों का कोई भी जवाब नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा तुम्हें कोई भी जवाब। मैं तुम्हारे पास आने से कतराता हूँ, ये सोच कर कि किसी दिन तुमने जवाब की जिद पकड़ ली तो फिर मैं क्या करूँगा और क्या जवाब दूंगा मैं तुम्हें। संध्या की आंखों में जो पानी था वो एकदम से बह गया था और उसने भी संजय को एक साइड से अपने गले लगाते हुए कहा कि आप खाना खा लीजिए और ज़्यादा मत सोचिए, मैं कुछ भी नहीं पूछूंगी आपसे और कभी भी नहीं पूछूंगी। यकीन मानिए कुछ भी नहीं पूछने वाली हूँ अब मैं आपसे। संजय ने भी अब संध्या को प्यार से गले लगा लिया और फिर से खाना खाने के बाद संजय वहाँ से चला गया और संध्या भी बालकनी में खड़ी होकर संजय को ही जाता हुआ देख रही थी। उसकी आंखों में फिर से एक बार आंसू आ चुके थे। जब संजय आता था तो संध्या को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, उसे बहुत ज़्यादा खुशी भी होती थी। लेकिन जब जब संजय वहाँ से चला जाता था तो उसकी आंखें जरूर नम हो जाती थी। संजय भी अपने साथ संध्या की मुस्कुराहट लेकर हमेशा की तरह चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ नील भी अवनी को लेकर उसके घर पर आ गया था। तो नील ने भी अब अवनी को अच्छे से उसके बेड पर बैठाया और बोला कि टीचर जी आप क्या खाएंगी बताइए, मैं अभी आपके लिए बना देता हूँ। तो अवनी बोलती है कि अरे मेरा कोई भी मन नहीं है खाने का, मुझे ना कुछ भी नहीं खाना है। तो नील ने कहा कि देखिए अगर आप ठीक से खाएंगी नहीं तो फिर बच्चों की कैसे पढ़ाएंगी और फिर मेरी पढ़ाई कैसे होगी। हमारे देश का भविष्य तो खतरे में आ जाएगा ना, और मैं अपने देश के भविष्य को बिल्कुल बचाना चाहता हूँ, बिल्कुल भी खतरे में नहीं लाना चाहता हूँ। ये सुनकर तो अब अवनी के चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो धीरे से प्यार से बोलती है कि बाहर का तो डॉक्टर ने खाने के लिए बिल्कुल मना किया है ना। तो फिर तो नील बोलता है कि अरे मैं आपकी रसोई में से कुछ बना देता हूँ ना आपके लिए, एक काम करता हूँ खिचड़ी बना देता हूँ आपके लिए। इतना कहकर नील सीधा किचन की तरफ चला गया और अवनी का किचन बहुत ही ज़्यादा छोटा सा था, लेकिन उसने बहुत ही अच्छे से मैनेज किया हुआ था। नील उस किचन को तरफ देख रहा था और फिर वो अपने सिर को खुजाता हुआ बोलता है कि यार इतनी जगह में तो हमारा फ्रिज ही खड़ा होता है। खैर प्यार किया तो फिर अब पीछे तो नहीं हट सकता हूँ ना, कोई बात नहीं, अपनी टीचर जी के लिए कुछ अच्छा सा बनाना ही पड़ेगा। चल नीलकंठ प्रताप सिंह लग जा अपने काम में, कुछ भी करके बस अवनी के लिए अच्छी सी खिचड़ी बना दे ताकि वो तुझसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाए। और फिर बस फिर क्या है। तो नील भी जैसे तैसे करके उस छोटे से किचन में सामान को ढूंढता है और अपने और अवनी के लिए अच्छी सी खिचड़ी बना देता है। थोड़ी ही देर के बाद वो 2 प्लेट में खिचड़ी लेकर बाहर आता है और तब तक अवनी भी बैठी रहती है, अपने मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रही थी। और अवनी ने भी खिचड़ी देखी तो उसके मुंह में एकदम से पानी आ जाता है। अवनी नील की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से बोलती है कि तुम्हें खाना बनाना आता है क्या। तो नील भी बहुत ही प्यार से शर्माता हुआ बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल टीचर जी, बिल्कुल आता है मुझे खाना बनाना। अवनी ने भी बहुत ही प्यार से कहा कि अच्छा और तुम्हें खाना बनाना किसने सिखाया। तो नील बोलता है कि माँ ने, और किसने। इतना कहकर वो भी अब अवनी के पास ही आकर बेड पर बैठ गया और फिर उसने भी एक प्लेट ली
ली, उसमें चम्मच लगाकर खिचड़ी खाने लगा। अवनी भी धीरे धीरे से खिचड़ी खा रही थी, लेकिन उसकी नज़रें तो अभी नील पर ही टिकी हुई थी। शायद कहीं ना कहीं अवनी को अब नील से थोड़ा सा अट्रैक्शन होने लगा था। कहीं ना कहीं अब वो भी थोड़ा थोड़ा नील को पसंद करने लगी थी। खिचड़ी खाने के बाद नील ने भी अब अपनी और अवनी की प्लेट लेकर सीधा किचन में चला जाता है। फिर उसने भी वो बर्तन साफ करके किचन में रख के और फिर उसने अवनी के छोटे से घर में अपनी नज़रें घुमाकर देखा तो इस वक्त उसका घर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था, क्योंकि पिछले 2 दिनों से अवनी की तबीयत ठीक नहीं थी और इसीलिए उसने भी अपने घर की सफाई नहीं करी थी। नील भी अवनी के घर की सफाई करने लगता है तो अवनी एकदम से बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। नील बोलता है कि अरे टीचर जी, बहुत ही ज़्यादा गंदा घर है ना, साफ कर देता हूँ आपका। वैसे भी आप अभी ठीक होकर आई हैं ना, तो फिर गंदे घर में रहेंगी तो दोबारा से बीमार पड़ जाएंगी और हमारा देश का भविष्य फिर से खतरे में आ जाएगा, इसीलिए मैं आपको गंदगी में तो नहीं रख सकता हूँ ना। यह सुनकर तो अवनी के चेहरे पर फिर से बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर उसने भी अब नील को नहीं रोका। वहीं नील ने भी देखते ही देखते पूरे घर की सफाई कर दी थी और अवनी का घर बहुत बड़ा भी नहीं था। एक छोटा सा कमरा था, एक रसोई थी और एक छोटा सा आंगन था, बस इतना बड़ा सा घर था। पूरा घर अच्छे से साफ करने के बाद नील बोलता है कि टीचर जी, आप नहाएंगे क्या। ये सुनकर तो अवनी की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और वो शॉक्ड होकर नील को देखने लगती है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कैसा लगा आपको एपिसोड, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।